सर, आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीतिक परिवेश में आना पड़ा? लेकिन राजनीतिक तरीके से मुझे अचानक यहाँ से हटा दिया गया। जैसे कि जब आप राजनीतिक परिवेश में आते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी रहती हैं। क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वह पॉलिटिकल नहीं रहा है, तो क्या इसका आप कुछ प्रभाव पड़ा कि आप राजनीति में आए लेकिन कुछ बैकग्राउंड आपका रहा नहीं? देखिए, जब मैं राजनीति में आया तो सबसे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी के ही जो लोग हैं उनके साथ विवाद, एक तरह से द्वंद्व की स्थिति बन गई। तो क्या जो कलेक्टर रहते हुए जो आप लोगों के लिए काम किए हैं, जनता से जो मुलाकात किए हैं, मेल मिलाप किए हैं, तो 2023 का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट हुआ है? 115 जिलों में से कोंडागांव जिले को नंबर 1 पे लाके खड़े करना, 52 प्रकार की रैंकिंग होती है नीति आयोग की, उन सब सारे रैंक में अपने जिले को स्थापित करना। लेकिन जो दुर्घटनाएं हो रही केशकाल में, वो सबसे बड़ा जो हेडलाइन के रूप में अभी भी उभर कर सामने आ रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, या फिर क्या उसको आप सेटअप करके रखें कि मुझे आने वाले समय में इतने समय में ये करके दिखाना है? उसके बाद आने वाले 1 साल के भीतर हमारा फोकस रहेगा कि यहाँ के ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए। स्मूथ करने के लिए घाट का चौड़ीकरण है, उसमें डिवाइडर बनाने का काम है, और जहाँ पर NH का अभी भी काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट कराना है। सर, लोकसभा चुनाव सामने हैं, दोनों पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार की तैयारी कैसी है कांकेर लोकसभा चुनाव की? कांकेर लोकसभा तो हम जीतेंगे ही। इसके साथ ही साथ पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियाँ हैं, उस गारंटी ने नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TN न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ में रुपेश ठाकुर। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, विधायकों, नेता और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही आम जनता के सवालों को उठा रहे हैं। इस क्रम में हम पहुँच चुके हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र में, और हमारी मौजूदगी है कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र केशकाल में, और वर्तमान में यहाँ से भाजपा के विधायक हैं नीलकंठ टेकाम जी। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ यही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कलेक्टर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप पहली बार विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि नीलकंठ टेकाम जी है कौन, जो हम चाहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के बारे में और साथ साथ जो आपके निर्वाचन क्षेत्र की जनता है उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सर, मैं बस्तर का बड़ा ही दूरस्थ अंचल कहे जाने वाले अंतागढ़ में एक सरईपारा मोहल्ला है, वहाँ पर पैदा हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी हुई। फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं कांकेर में चला गया और रविशंकर यूनिवर्सिटी से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई। मैं कुछ समय के लिए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काम किया। उसके बाद जब राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ तो लगभग 10 वर्ष तक के मैं इंदौर के आसपास बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन के क्षेत्र में अलग अलग पदों पे काम करता रहा। 2004-05 में मैं छत्तीसगढ़ वापस लौटा, और तब से लेकर लगातार कुछ समय दुर्ग में, बिलासपुर में, और ज़्यादातर समय बस्तर में मेरी शासकीय सेवा बीती। और फिर जो राजनीति की शुरुआत है वो छात्र जीवन से ही मैं छात्र राजनीति में जुड़ा था, और बस्तर को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही चिंतित रहा हूँ। यहाँ के प्रति जो संवेदना रही है, हमारा जो जल जंगल और ज़मीन की जो लड़ाइयाँ रही है, और उसके बाद फिर नक्सलवाद का जो दंश बस्तर के ऊपर अचानक देखने को मिला। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा हमारा बस्तर, और ना केवल बस्तर, मैं तो देखता हूँ कि
मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति उन क्षेत्रों की जो कि अंदरूनी क्षेत्र माने जाते हैं, जंगल और में जीवन व्यतीत करते हैं सभी समुदाय के लोग, उन सब के जीवन में एक समानता देखने को मिलती है और उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन उनके अधोसंरचना को लेकर के, उन क्षेत्रों में रोड, पानी, बिजली की कमी को लेकर के, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये हमेशा से चुनौती रही है और इसको हमने भोगा है। ये सब चीज़ लगातार अंतर्द्वंद चलता रहा और फिर राजनीति के क्षेत्र में आने का एक अवसर मेरे सामने मिला तो मैं इसमें पदार्पण किया हूँ। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप छात्र जीवन से राजनीति में आ गए थे, तो उस समय ही आप डिसाइड कर लिए थे कि मुझे बीजेपी में ज्वाइन करना है या कांग्रेस में? छात्र जीवन में ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था कि पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है। छात्र हित में काम करना सर्वोपरि होता था। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते थे उनको एडमिशन कराना, उनको कॉलेज की रैगिंग से बचाना, उनको छात्रावास की सुविधा पहुंचाना, उनको और लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन कराना, ये बड़ा उस समय का रहता था। फिर चुनाव में अपना एक पैनल बनाना, पैनल में फिर सभी पदों में पदाधिकारी तय करना, तो उतना वो राजनीति से ज़्यादा प्रेरित नहीं रहता था, लेकिन एक लीडरशिप डेवलपमेंट जो होता है वो उस समय देखने को मिलता था। सर, आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीतिक परिवेश में आना पड़ा? देखिए, मैं जब कोंडागांव में कलेक्टर था तो देश के 115 पिछड़े जिलों को जो आकांक्षी जिला कहलाता है, उनमें से मेरा कोंडागांव जिला बहुत तेज़ गति से विकसित हो रहा था। अधोसंरचना का विकास, सड़क, पुल, पुलिया, जहाँ पर लोग बड़े ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र मान करके जाते नहीं थे, ऐसे क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। यहाँ पर कुपोषण को लेकर के हमने काफ़ी काम किया, शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया और कोंडागांव जिला में रहते समय मैं यहाँ के किसानों के लिए एक मक्का प्रोसेसिंग प्लांट सहकारिता पर आधारित, जिसमें 43,000 किसान अपना अंशदान लगभग 8 करोड़ रुपया का उन्होंने जमा किया था, वो चालू करने वाला था और वो लगभग शुरुआत होने की स्थिति में थी। लेकिन राजनीतिक तरीके से मुझे अचानक यहाँ से हटा दिया गया और उस दिन मुझे पता चला कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें आम जनता के विकास को लेकर के, उनकी संवेदनाओं को लेकर के और उनके भविष्य को लेकर के कोई बहुत बड़ा रोड मैप नहीं है। सर, कौन सी ईयर की बात है? ये 2020 की बात है ये। तो फिर मुझे लगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो सकती है जिसमें लगातार गांव, गरीब और किसान, मजदूर, महिलाएं, उन सब के बारे में एक विचार पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से इस देश में काम हो रहा है। तो मैंने अपना विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो 2020 में आपका झुकाव, आपको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दबाव है वो बहुत हावी हो जा रहा है काम करने में, जो सिविल सर्विस में काम कर रहे हैं, तो वहीं से आप अपना विचारधारा बीजेपी की तरफ लाए, क्योंकि आपको लगा कि मेरे सपोर्ट में है, मेरे फेवर में है, इसलिए आप बीजेपी में आए। सर, एक बात और रहती है, जैसे कि जब आप राजनीतिक परिवेश में आते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी रहती हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वह पॉलिटिकल नहीं रहा है, तो क्या इसका आप कुछ प्रभाव पड़ा कि आप राजनीति में आए लेकिन कुछ बैकग्राउंड आपका रहा नहीं है? देखिए, जब मैं राजनीति में आया तो सबसे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी के ही जो लोग हैं उनके साथ विवाद, एक तरह से द्वंद्व की स्थिति बन गई, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने पार्टी के लोग जो लंबे समय से पॉलिटिक्स में आना चाहते थे या फिर जो लोग टिकट
की दावेदारी करते थे, वो लोग एक तरह से दुश्मन बनकर के सामने खड़े हो गए, नाराज़ हो गए। वो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। बाकी तो आम जनता और यहाँ की जो मतदाता है उसके साथ मेरा जुड़ाव बहुत लंबे समय से था, और मैं चूँकि यहाँ नज़दीक का ही रहने वाला हूँ, इसलिए जाति तरीके से, धार्मिक तरीके से और सामुदायिक जो हमारा संबंध रहा है वो बहुत प्राचीन रहा है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जी सर, जब आपको टिकट दिया गया बीजेपी की ओर से, तब आपके जो विपक्ष में थे संतराम नेताम जी, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और तब विधानसभा में डिप्टी विधानसभा भी थे, तो चुनौती कितनी बड़ी थी सर आपके सामने? संतराम लोगों के लिए हमेशा हवा बन कर के अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे, और मैं उसको इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूँ। उसके अंदर जो एक घमंड की भावना, एक आतंक पैदा करने की जो प्रवृत्ति रही है, और पिछले 10 सालों में उन्होंने यहाँ के हर तरह से लोगों का शोषण किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और एक अपना काला धन जुटाने का जरिया यहाँ के सभी प्रकार के लोगों से, सारे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं या जो भी मुखर होकर के बात करने वाले लोग हैं, उन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैंने अंदर के अंदर एक पैरेलल टीम बना करके उसकी जो जितनी भी खूबियाँ थी उसको अंदर के अंदर ख़त्म कर दिया था। जी सर, चूँकि जो 2018 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी और 23 के विधानसभा चुनाव में आपको टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक जो लहर रहती है पार्टी पक्ष की, तो उसको भी आपको सामना करना पड़ा है। तो क्या ये चुनौती रही? कौन कौन से मुद्दे थे जिसको मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि मैंने तो तय कर लिया था, लेकिन मेरे परिवारजन हैं, मेरे जो हितचिंतक लोग हैं, उनका ये ज़रूर कहना था कि भाई लहर तो कांग्रेस का ही है। 75 के सीट के करीब पहुंच चुकी थी उस समय बीजेपी, और माननीय भूपेश बघेल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका जो आभा मंडल था वो इतना ज़्यादा मजबूत हो गया था कि वो बड़ा ही यानी बीजेपी के विचारधारा के लोगों को बड़ा ही कमज़ोर आंकते थे। तो निश्चित तौर पर एक मानसिक दबाव तो था लोगों के कहने की वजह से, लेकिन मुझे अपने आप ऊपर के अंदर बहुत आत्मविश्वास था कि ये सीट मैं जो है ज़रूर निकाल सकता हूँ। सर 2020 से पहले एक समय ऐसा भी था जब आपने सोचा, और आप मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपने निर्दलीय नामांकन में दाखिल कर चुके थे, फिर किसी कारणवश आप आपसे वापस कर लिए। 2003 की बात है, जब माननीय दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं उस क्षेत्र में भील भिलाला और बारेला आदिवासियों के लिए काम करता था, बड़वानी क्षेत्र में, और वहाँ पर सरदार सरोवर बांध का भी निर्माण हो रहा था, तो वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा मेरी जुड़ाव हो गई थी, और वहाँ पर भी इसी तरह की परिस्थितियाँ कांग्रेस सरकार ने मेरे सामने लाने की कोशिश की थी। तो मैंने फिर अपना शुरुआती दिनों की नौकरी थी उसको मैंने त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं होने की वजह से फिर से मुझे नौकरी में आना पड़ गया था, वरना मैं 2003 में ही राजनीति में आ चुका रहता। सर आप जब कलेक्टर थे कोंडागांव ज़िले में, तब आपके जो काम थे उसका आपके कार्यकाल में जो आपके द्वारा काम किया गया था, जो योजना शुरू की गई थी, तो उसको देखते हुए नीति आयोग ने आपकी तारीफ़ की थी। तो क्या जो कलेक्टर रहते हुए जो आप लोगों के लिए काम किए हैं, जनता से जो मुलाकात किए हैं, मेल मिलाप किए हैं, तो 2023 का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट हुआ है? पूरा हुआ है। 115 जिलों में से कोंडागांव जिले को नंबर 1 पे ला के खड़े करना, 52 प्रकार की रैंकिंग होती है नीति आयोग की, उन सब सारे रैंक में अपने ज़िले को स्थापित करना, 30 करोड़ का अतिरिक्त बजट अपने ज़िले के लिए लेकर के आना नीति आयोग में रैंकिंग की वजह से, ये तो निश्चित तौर पर आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा भलाई का काम था, और उसका फ़ायदा तो निश्चित तौर पर मिला है। जी ठीक है सर, अब थोड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आते हैं। चूँकि केशकाल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है विधानसभा क्षेत्र में, इसको बस्तर जो राजनीति है उसका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सर आप यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, पहली बार चुन कर आए हैं, क्या क्या चुनौती आपके सामने है और क्या किन किन चुनौतियों को लेकर या फिर ये कहें वादों को लेकर आप जनता के बीच गए थे?
मेरा ऐसा मानना है कि पूरे बस्तर का जो परिदृश्य है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो कमियां हैं, चुनौतियां हैं, वो लगभग एक बराबर है। अकेले केसकाल विधानसभा क्षेत्र की बात करना ठीक नहीं होगा, पूरे बस्तर के बारे में। और मैं समझता हूँ बस्तर और सरगुजा में लगभग एक समान जो है वातावरण तैयार होता है। और मैं जो यहाँ पर रह कर के जो सीखा समझा, जाना, बाहर जा कर के, विदेशों में जा कर के जो चीज़ें मैंने देखा सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि बस्तर को जो आज लोग एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखते हैं, जानते हैं, उस छवि को कैसे बदला जाए। और उसके लिए हमें जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर के काम करना पड़ेगा, जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें हर वर्ग को साथ में लेकर के संयुक्त रूप से प्रयास करके सबके विकास के बारे में प्लान करना चाहिए। वो मेरा भी बस्तर को लेकर के एक कल्पना है। अगर हम केसकाल विधानसभा की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो यहाँ की दिक्कत है वो केसकाल घाट है, जिससे हमेशा परेशानी बनी रहती है। मैं चाहता हूँ कि केसकाल घाट लोगों के लिए एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो। यहाँ की सड़कें, घाट का सौंदर्यीकरण और एक मांझिनगढ़ से लेकर के चिर्रे मोर्रे तक की दूरी जो लगभग 100 किलोमीटर की है, इसमें सैकड़ों प्रकार के अलग अलग वन औषधियाँ हैं, जैव विविधता है, अनेकों यहाँ पर झरने हैं, जलप्रपात हैं, जंगली जीव जंतु हैं, जनजीवन है, यहाँ की जो नैसर्गिक सुंदरता है, यहाँ की जो प्राकृतिक खाने के पीने के जो संसाधन हैं, उन सब का आनंद जो है लोग बाहर से आकर के निर्भीक होकर के लें। और इसके ज़रिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो हमारे नौजवान आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार मिल सके, ये मेरा पहला मकसद है। दूसरा है, बस्तर में एक सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। आज बस्तर के लोगों को रायपुर में, हैदराबाद में और विशाखापट्टनम में जाकर के इलाज कराना पड़ता है, तो हमको जगदलपुर में ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। बस्तर में इतना बड़ा हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए कि हर प्रकार के यहाँ पर, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो, या फिर किसी भी प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं उनका फॉलोअप करने की सुविधा होती है। ये एक सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर अस्पताल की आवश्यकता है, जो हमेशा मेरे लक्ष्य में शामिल रहा है। और उसके लिए डीएमएफ और CSR का जो फंड है उसका आसानी से उपयोग करके इसकी पूर्ति की जा सकती है। तीसरा है, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है यहाँ की ट्रांसपोर्ट को लेकर के है। यहाँ पर हज़ारों टन, लाखों टन आयरन ओर जो है बाई रोड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग बसों से और प्राइवेट जीपों से और किराए के जीप से, कार से जो है वो रायपुर आना जाना पड़ता है। तो जगदलपुर को रायपुर के साथ कैसे रेलवे कनेक्टिविटी मिल सके, इसके बारे में हमेशा मेरे मन में विचार आता रहता है। और इसको पूरा करने का सपना मेरे लिए एक चुनौती के रूप में ही है। और एक और अंतिम मैं कहना चाहूँगा कि जैसे NMDC है, NMDC के सारे कामकाज आज भी हैदराबाद से संचालित होता है। यहाँ के लोगों की मानसिकता, इनकी सोच रही है कि NMDC का मुख्यालय जो है वो जगदलपुर में होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को सीधा सीधा हेडक्वार्टर के साथ जुड़ने का मौका मिल सके। यहाँ के बेरोज़गारों को, स्थानीय लोगों को यहाँ पर NMDC में नौकरी करने का मौका मिल सके। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर के मैंने अपने राजनीति का जो कैरियर है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। जी ठीक है सर, आप अपने चर्चा में 3-4 चीज़ को बहुत हाईलाइट किए, जिसमें एक कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, एक स्वास्थ्य हो गया और NMDC। सर लेकिन जब बात कनेक्टिविटी की आती है, जो केसकाल घाट है वो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है सर। लेकिन जो दुर्घटनाएं हो रही केसकाल में, वो सबसे बड़ा जो हेडलाइन के रूप में अभी भी उभर कर सामने आ रहा है। तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, या फिर क्या उसको आप सेटअप करके रखें कि मुझे आने वाले समय में, इतने समय में ये करके दिखाना है? देखिए,
अभी तो ये लोकसभा का इलेक्शन तुरंत चालू हो गया है। उसके बाद आने वाले 1 साल के भीतर हमारा फोकस रहेगा कि यहाँ के ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए। स्मूथ करने के लिए घाट का चौड़ीकरण है, उसमें डिवाइडर बनाने का काम है, और जहाँ पर NH का अभी भी काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट है केशकाल घाट के लिए जो बाईपास स्वीकृत हुआ है, 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, उसके बारे में केंद्र सरकार में जा कर के उसका स्थायी हल निकलवाना है, ताकि वो समय अवधि में बाईपास का काम पूरा हो जाता है। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो हमको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। आगे और कुछ नहीं जी सर, अगर स्वास्थ्य की बात करें, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ तक अभी भी गवर्नमेंट की जो रीच है वो पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाई है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, वहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी हालात कहीं ना कहीं वैसी है, तो अपना इनरिचमेंट वहाँ तक पहुँचाने के लिए सर आपके पास क्या प्लान? देखिए, इस समय हमारी सरकार ने तत्काल इसको अपने प्राथमिकता क्रम में रखा है, और ग्रामीण क्षेत्रों तक जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको पहुंचाने के लिए मेन पावर का जो डिप्लॉयमेंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने हमारे संभाग के लिए, यहाँ के ज़िलों के लिए ये भी तय किया है कि आउटसोर्सिंग करके भी हम बाहर से डॉक्टर्स और पैरामिलिट्री स्टाफ जो है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, वो हम यहाँ पर ला सकते हैं, जिससे लोगों को 24 आवर जो है वो स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। पेशेंट्स को अस्पताल तक जाने आने के लिए जो वाहन की व्यवस्था रहती है, उनको जीवनदीप समिति के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सामान्य स्थिति में आ जाए। जी सर, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ अगर शिक्षा हो वहाँ किसी प्रकार की समस्या हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सर। तो छोटे छोटे या फिर जो ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं लोग, वहाँ तक शिक्षा पहुँचाने के लिए क्या रोड मैप आपके पास? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि आदिवासी अंचल में जो आश्रम शिक्षा पद्धति होता है वो बहुत कारगर होता है, और इसको ध्यान में रखते हुए बजट में भी प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में हमने स्कूल चालू किए हैं उनमें शिक्षकों की व्यवस्था, उनमें स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था, और बच्चों को वहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो सकता है उसके बारे में हमारा ध्यान है। और प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में हम स्मार्ट क्लास को प्रमोट करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, ताकि बच्चों को अन्य क्षेत्रों की तरह एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो सके और उनको अवसर मिल सके आगे बढ़ने। सर, कुछ समय पहले हमारी इंटरव्यू हुई थी विक्रम मंडावी जी के साथ, जो बीजापुर के वर्तमान में विधायक हैं। उनका ये आरोप था बीजेपी के ऊपर कि जो आश्रम चलाए जा रहे हैं पोटा केबिन के नाम से, उन पर बहुत सारे अत्याचार हो रही हैं बच्चों के ऊपर। तो जो भाजपा है वो एजुकेशन के साथ साथ जो क्वालिटी सिक्योरिटी की होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हालात वैसे ही है जैसा बीजापुर में है? देखिए, ऐसा तो अभी सुनने को नहीं मिला है, लेकिन ये बात सही है कि जहाँ पर शासन प्रशासन से दूरी जहाँ रहती है, जहाँ पर जैसे कलेक्टर है, SDM है, तहसीलदार है, इनके निरीक्षण इत्यादि हॉस्टल आश्रमों में नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी इस प्रकार की बुराइयां आ सकती है। अगर विक्रम जी के क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि उन क्षेत्रों में वो दौरा करें और ऐसे कुछ मामले आए हैं उनको सामने लाएं, ताकि सरकार उसमें कार्रवाई कर सके। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, रोज़गार की। अगर हर हाथ रोज़गार हो तो जितनी भी समस्याएं हो रही, चाहे माओवाद की हो, नक्सलवाद की हो, या फिर आतंकी गतिविधि की सर मान लीजिए उसको, ये कहीं ना कहीं रुक जाएगी, थम जाएगी। तो रोज़गार के लिए आपके पास क्या है सर? रोज़गार के लिए तो वही है, एक तो कौशल विकास, और जो लोग अर्ध कुशल हैं उनको अपग्रेड करना है, और जो हमारे पास संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, चाहे तेंदुपत्ता हो, इमली हो, महुआ हो, टोरी हो,
हम इसका प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग, इसकी मार्केटिंग और इसकी पैकेजिंग, इसकी ब्रांडिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिलेट्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने टाटा मारी, जो हमारा पर्यटन स्थल है, वहाँ पर मिलेट्स कैफ़े स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूस हैं, छोटे जो दाने के अनाज होते हैं, कोदो, कुटकी और ज्वार, बाजरा, इनको एक नए सिरे से इसके लिए समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था करना, इसका पैकेजिंग कराना, इसकी प्रोसेसिंग कराना और इसको ब्रांडिंग कराना, ये हमारा मेन लक्ष्य रहेगा। इसके साथ ही साथ अभी इरिगेशन की सुविधा हमारी बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसमें भी बड़े काम होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव सामने हैं, दोनों पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार की तैयारी कैसी है कांकेर लोकसभा चुनाव की? कांकेर लोकसभा तो हम जीतेंगे ही। इसके साथ ही साथ पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियां हैं, उस गारंटी ने कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में और समाज के हर वर्ग में जो उत्साह का वातावरण तैयार किया है। हमारे देश में भगवान राम का एक प्रतिष्ठा पूर्वक जो है स्थापना किया गया है। उन सारी बातों को देख करके हमें पक्का विश्वास है कि हमारे पूरे 11 के 11 सीट प्राप्त होंगे और जो लक्ष्य देश में रखा गया है कि इस बार 400 पार, वो भी साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, लखेश्वर बघेल जी से हमारी चर्चा हुई सर। उनका कहना है कि इस भी तो हमारे वर्तमान में 2 सांसद हैं, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें 6 से 8 उनके सांसद होने वाले हैं और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में बन के सामने आएंगे। 4 तारीख को मिथक टूट जाएगा, 4 जून को। जी ठीक है सर, जाते जाते हमारे माध्यम से अगर अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे दूर रहें। सनातन हमारा पहचान रहा है, उसके आधार पर हम हमारे जो निजी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है उसका बेहतर हम उपयोग करें और एजुकेशन और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। और जितने भी गांव को लेकर के नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियां हैं, उन सारे गारंटियों में जो योजनाएं हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारे देश को जो एक विकसित भारत की कल्पना की गई है उसमें सहभागी बने। तो आपने सुना नीलकंठ टेकाम जी को। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।